हेलो दोस्तों, मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं योजनाओं के बारे में। दोस्तों, हमारी जो परीक्षा है महिला पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा, जिसमें हमारे जो डर हैं सबसे अधिक हमारे सेकेंड यूनिट से डर लगता है, जिसमें नियम अधिनियम योजनाएं और उसमें दिया है मैथ्स रीजनिंग और कंप्यूटर। दोस्तों, आपकी पकड़ बहुत अच्छी हो चुकी होगी अपने एग्ज़ाम के लिए, किंतु आपको कहीं ना कहीं कुछ महिलाओं को डर होगा कि हम मैथ्स कैसे करें, रीजनिंग कैसे करें, कंप्यूटर कैसे करें। दोस्तों, उसके साथ में सबसे अधिक बड़ा डर होगा योजनाओं से संबंधित, क्योंकि योजनाएं कब कौन सी कहाँ चालू हुई हैं, नियम अधिनियम कितनी धारा है, इन सब से जो टॉपिक है हमारे, इसमें हमारी पकड़ के अच्छे से नहीं बन पाई है। इसलिए दोस्तों, हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए एक एक करके सभी जो दिक्कत वाले जो प्रश्न हैं, टॉपिक हैं, हम उन्हें अच्छे से कर पाएँ। दोस्तों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं योजनाओं के बारे में, जो हमारे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न दोस्तों हमारा, गौरवी केंद्र की स्थापना की गई थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। महिलाओं के आश्रय प्रदान करने के लिए महिलाओं को। दूसरा है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए। यह नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा क्या होगा दोस्तों? ए और बी, अर्थात महिलाओं को आश्रय प्रदान करने के लिए और हिंसा और बलात्कार से पीड़ित की सहायता करने के लिए गौरवी केंद्रों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ऊषा किरण योजना महिलाओं के खिलाफ किस प्रकार की हिंसा से संबंधित है? तो दोस्तों, ऊषा किरण योजना है वह महिलाओं के खिलाफ शारीरिक हिंसा, भावनात्मक हिंसा, यौन हिंसा, यह तीनों प्रकार की हिंसा के खिलाफ यह हिंसाएं संबंधित है। इसलिए इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, लाडली लक्ष्मी योजना इस उद्देश्य से शुरू की गई थी। दोस्तों, हमें इसका उद्देश्य बताना है लाडली लक्ष्मी योजना का। तो इसका उद्देश्य दोस्तों ए और बी दोनों, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। लिंगानुपात में सुधार करना और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, यह लाडली लक्ष्मी योजना का उद्देश्य है। दोस्तों, यह योजना कब शुरू की गई थी? तो यह शुरू की गई दोस्तों 22 जनवरी 2015 से। कब दोस्तों? 22 जनवरी 2015 से यह योजना प्रारंभ की गई थी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, अनमोल ऐप का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, अनमोल ऐप का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दोस्तों गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की निगरानी करना। किसके माध्यम से? मोबाइल ऐप अनमोल ऐप के माध्यम से। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोजेक्ट शक्तिमान मध्य प्रदेश के किस जिले से शुरू किया गया था? तो दोस्तों, प्रोजेक्ट शक्तिमान जो है यह योजना हमारे मध्य प्रदेश के होशंगाबाद से शुरू की गई थी। प्रोजेक्ट शक्तिमान जो योजना है दोस्तों, यह कुपोषण को कम करने के लिए शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंगल दिवस योजना के उद्देश्य में शामिल है। मंगल दिवस योजना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए और सी दोनों, अर्थात मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना और सुरक्षित प्रसव कराना, यह मंगल दिवस योजना का मुख्य उद्देश्य है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, किस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को गुणवत्तापूर्वक आपातकालीन डिलीवरी सेवाएं प्रदान करना है? तो दोस्तों, यह योजना है हमारी जननी सुरक्षा योजना। कौन सी दोस्तों? जननी सुरक्षा योजना जो है यह इसका उद्देश्य है गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को गुणवत्तापूर्वक आपातकालीन डिलीवरी सेवाएं प्रदान करना। यह कब शुरू की गई थी? तो यह 2005 में यह योजना शुरू की गई थी। किसके अंतर्गत यह की गई थी दोस्तों? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना जो है उसके अंतर्गत यह शुरू की गई थी योजना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, दीनदयाल चलित अस्पताल योजना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों, दीनदयाल चलित अस्पताल योजना है यह कब आई थी? यह आई थी 2006 में, 23 सितंबर 2006 को यह योजना आई थी। इसका जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है सुदूर आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। यह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जननी सुरक्षा योजना के किस मिशन के तहत शुरू की गई थी, अर्थात किस मिशन के अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना शुरू किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, नेशनल रूरल
हेल्थ मिशन, इसके अंतर्गत यह योजना शुरू की गई थी। दोस्तों हमारी जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, यह 12 अप्रैल 2005 से शुरू की गई थी। कब से दोस्तों? 12 अप्रैल 2005 से यह योजना प्रारंभ की गई थी और इसके अंतर्गत जननी सुरक्षा योजना भी शुरू की गई थी, ताकि यह क्या कर से यह प्रसव संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 लागू है। यह कहाँ कहाँ लागू है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात यह संपूर्ण भारत पर लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालकों को पोषणीय सहायता के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो दोस्तों बालकों के पोषणीय सहायता के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 6 माह से कम आयु के बालकों के लिए दलिया अन्य पोषाहार। दोस्तों 6 माह के कम जो बच्चे होते हैं उन्हें दलिया और पोषाहार का सेवन नहीं कराया जाता, उन्हें केवल माँ का दूध स्तनपान कराया जाना आवश्यक होता है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी जितने प्रश्न हैं ऑप्शन दिए हमारे, 6 माह से 6 आयु तक के समूह के बालकों के लिए आंगनवाड़ी के माध्यम से समुचित भोजन उपलब्ध कराना, यह बिल्कुल सही है। 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के बच्चों के लिए निःशुल्क दोपहर का भोजन एमडीएम के माध्यम से स्कूलों में बच्चों को उपलब्ध कराना और प्रत्येक विद्यालय और आंगनवाड़ी के लिए भोजन, पेयजल और स्वच्छता की सुविधाएं उपलब्ध कराना, यह बालकों के पोषणीय सहायता के संबंध में सही कथन दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और साझी योजना के अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय में बालकों के लिए विद्यालय में आंगनवाड़ी और विद्यालय दोनों का खाना साथ में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, बाल विवाह को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो दोस्तों बाल विवाह को समाप्त करने का सबसे अच्छा तरीका होगा व्यापक शिक्षा। क्या दोस्तों? व्यापक शिक्षा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। व्यापक शिक्षा के माध्यम से हम बालकों के विवाह को, जो बाल विवाह होता है उसे समाप्त करने का हम प्रयास कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, शारदा एक्ट संबंधित है, किससे संबंधित दोस्तों? तो यह संबंधित है बाल विवाह से। बाल विवाह संबंधित है शारदा एक्ट। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतिशोध अधिनियम 2013 में कितने अध्याय हैं? तो दोस्तों इसमें कितने अध्याय हैं? इसमें है इस अधिनियम में 9 अध्याय। कितने दोस्तों? 9 अध्याय। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सर्व शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन किसके द्वारा किया जा रहा है? सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आई थी दोस्तों। इसका जो क्रियान्वयन है यह किया जा रहा है केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षक छात्र अनुपात कितना माना गया है? दोस्तों आपको हमेशा प्रश्न में ध्यान रखना है, प्रश्न का सीक्वेंस है किसे किस पहले पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें पूछा गया है पहले शिक्षक को और फिर छात्र को, अर्थात हमें शिक्षक का पहले बताना है। तो शिक्षक, एक शिक्षक होना चाहिए 40 बच्चों पर। ठीक है दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट को आवेदन का उल्लेख किस धारा में किया गया है? तो दोस्तों घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट को आवेदन यह किया गया है धारा नंबर 12 में। कहाँ दोस्तों? धारा नंबर 12 में यह उल्लेख किया गया है कि मजिस्ट्रेट को आवेदन किया जा सकता है और यह कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, खसरा किस द्वारा क्या फैलता है? अर्थात खसरा के द्वारा फैलता है, खसरा में क्या फैलता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के माध्यम से। खसरा क्या होता है? संक्रामक रोग है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। अगला प्रश्न है हमारा, एक बार खुले खसरे के टीके का उपयोग किया जाना चाहिए। दोस्तों यदि खसरा का टीका एक बार खुल गया अर्थात उसका उपयोग हो गया तो उसका उपयोग केवल 4 घंटे तक करना चाहिए, इसके बाद इसमें उपयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रीज ड्राई वैक्सीन किसे कहा गया है? तो फ्रीज ड्राई वैक्सीन यहाँ कहा गया है मीजल्स को। किसको दोस्तों? मीजल्स को कहा गया है। लास्ट क्वेश्चन हमारा इस वीडियो का, चिकन पॉक्स की इनक्यूबेशन अवधि क्या है? अर्थात इसका आईपी जो टाइम है वह कितना दिया है? तो दोस्तों चिकन पॉक्स का आईपी जो उस्माइन अवधि है वह है 10 से 21 दिन। 10 से 21 दिन इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों यह आज का हमारा अगला प्रश्न था। आप कमेंट करके बताएं कि आपको किस तरह के प्रश्न आपको देखना है, किस तरह हम आपसे जितनी भी अपनी कोशिश है किस तरह आपके लिए कर सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को दोस्तों कमेंट करके बताएं कि क्या क्या आपके लिए लेके आएँ और कैसे आपका सहयोग कर सके। दोस्तों आपको इस तरह के वीडियो क्वेश्चंस पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद।